बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 251 हमारे पास कोर्स कोड है, बीएस फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टुडे सिंपल पेंडुलम। तो आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। द मेटालिक मैस और अ बॉल सस्पेंडेड बाय वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास कोई भी मेटालिक बॉल होगा या आपके पास कोई भी मेटालिक मैस होगा और वो आपके पास एक फ़िक्स स्पोर्ट के साथ हमने उसका एक एंड बांधा होगा और उसके दूसरे एंड पर आपके पास कोई भी मेटालिक बॉल या मेटालिक मैस जो है वो आपका हैंग कर रहा होगा और वो जिस रस्सी के साथ, जिस स्ट्रिंग के साथ हमने उसको बांधा होगा वो इनएक्सटेंसिबल होगी, यानी कि उसकी लंबाई में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। तो ये जो सारे का सारा जो सेटअप होगा इसको हम नाम देंगे सिंपल पेंडुलम का नाम देंगे। अब सिंपल पेंडुलम की अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके आपके पास डायग्राम है कि यहाँ पर हमारे पास ये कोई भी रिजिड स्पोर्ट है और यहाँ पर ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि आपके पास इनएक्सटेंसिबल है और उसकी लेंथ आपके पास क्या है, L। और यहाँ पर इनिशियली आपका जो पेंडुलम होगा वो इनिशियली अपनी मेन पोजीशन पर होगा और यहाँ पर हमने मेन पोजीशन को O के साथ डिनोट किया हुआ है और यहाँ पर आपका ये वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशन A टू द एक्सट्रीम पोजीशन B। अब यहाँ पर जिसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रहा है। इसका मतलब ये कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे मैस m को अगर हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसका ये आपके पास कंपोनेंट होगा विच इज़ अलॉन्ग द y एक्सिस एंड दिस इज़ mg sin थीटा विच इज़ अलॉन्ग द x एक्सिस। और यहाँ पर आपके पास mg होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक्ट कर रहा होगा। तो ये यहाँ पर आपके पास जो है ना वो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स फॉर्म। तो फर्दर हम इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास क्या होता है जी। लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब ये होता है कि हमारा जो मैस है जिसको हमने रिजिड स्पोर्ट के साथ बांधा हुआ है और जहाँ पर आपका जो मैस है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की जो लेंथ आपके पास है दिस इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि आपका जो मैस है वो सस्पेंशन कर रहा है या वो वर्टिकली हैंग किया हुआ है और वो जो आपके पास जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी दैट इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जी मीन पोजीशन के बारे में बात करेंगे। मीन पोजीशन, अच्छा जी, मीन पोजीशन को सम टाइम हम रेस्ट पोजीशन का नाम भी देते हैं। रेस्ट पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ कि वेरी स्टार्ट में जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही आपके पेंडुलम के ऊपर या आपके जो वर्टिकली जो डाउनवर्ड आपका जो मैस एक्ट कर रहा है, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये कि आपका जो मैस होगा वो रेस्ट पोजीशन पर होगा या वो अपनी मीन पोजीशन पर होगा। तो वो जो रेस्ट पोजीशन होगी या मीन पोजीशन होगी उसको हम मीन पोजीशन का नाम देंगे। कब? जब इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसके ऊपर अप्लाई होने वाली एक्ट करने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है या अगर हम कह लें फोर्सेस वो क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो आपका जो मेटालिक बॉब होगा या जो मेटालिक बॉल होगा वो आपका रेस्ट पर होगा। उसकी रेस्ट पोजीशन को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं और उसको रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। कब? जब रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मेटालिक बॉब या मेटालिक बॉल वो आपके पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन ऑफ द मेटालिक मैस। मोशन ऑफ मेटालिक मैस या मेटालिक बॉल। अब यहाँ पर हमने जो पेंडुलम की जो डायग्राम ड्रा किया, अब यहाँ पर डायग्राम हम देखते हैं कि यहाँ पर आपने कोई भी जो मेटालिक मैस को आपने हैंग किया होगा या मेटालिक बॉल आपके पास है और जब वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर होगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करवा दिया फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन A। तो हमने जो फोर्स अप्लाई करके
हमने इसको डिस्प्लेस करवा दिया है फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए। अब यहाँ पर इसके पास जो है ना एक रिस्टोरिंग फोर्स इसमें ऐड हो जाएगी। अब ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स आपका जो मेटेलिक मैस होगा, अब ये पॉइंट ए पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स ये क्या काम करेगा कि ये दोबारा वापस आ जाएगा, इट विल गेट बैक टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। लेकिन अब मेन पोजीशन पर ड्यू टू इनर्शिया अगेन यहाँ पर ये स्टॉप नहीं करेगा एंड इट विल गो बैक टू द नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब यहाँ पर फिर इसमें यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी। अब अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इट विल गेट बैक अगेन टू इट्स मेन पोजीशन ओ and here due to inertia it will not stop or rather it will start moving to the next extreme position A। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो मेटेलिक मैस है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा या वाइब्रेट करना शुरू कर देगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू द मेन पोजीशन एंड अगेन टू द एक्सट्रीम पोजीशन टू द मेन पोजीशन। तो इस तरह से अपनी वाइब्रेशंस को जारी रखेगा या वाइब्रेशन करता रहेगा या फिर ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसके जिस मोशन को हम नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो इस तरह से ये अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। ओके जी, तो अगर हम यहाँ पर एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें या यहाँ पर जो रिजिड सपोर्ट पर जिसको हमने बांधा हुआ है यहाँ पर जो फोर्स है अगर हम उसको निगलेक्ट कर दें या इसका जो टेम्परेचर है अगर उसको हम रिजेक्ट कर दें, तो ओनली जो फोर्स यहाँ पर आपके पास एक्ट करेगी दिस इज़ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये कि वेलोसिटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी जब ये अपना एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये कि फिर आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एट द मेन पोजीशन, और ज़ीरो कहाँ पे होगी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर होगा या फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन बी पर होगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन पर होगा। अब इसको यूँ समझ लें कि भाई आपके पास एक बॉल है और आपने उस बॉल को क्या किया है कि आपने उसको सर्टेन फोर्स अप्लाई करके, ये मेरे पास बॉल है जिसको मैंने, आप कंसीडर कर लें कि उसको आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने जो ना वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करके आपने उसको वर्टिकली अपवर्ड जो है वो थ्रो किया है। अब जैसे जैसे आपका जो बॉल है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, एक्ट करेगी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, आपकी इस बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। तो एक सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद आपकी जो बॉल है इट विल गेट, तो सर्टेन हाइट को गेन करने के बाद हमारी जो बॉल है वो दोबारा ज़मीन की तरफ या दोबारा जो है ना वो अर्थ की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब ये है कि वेलोसिटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फिर आपकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर होगा या फिर अपनी वो मेन पोजीशन पर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा बाय इट्स मेन पोजीशन। तो फिर इस तरह की इसकी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देंगे या फिर इसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देंगे। ओके जी, तो सिंपल पेंडुलम के केस में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास क्या है जी, आर्क लेंथ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द पाथ फॉलोड बाय अ मेटेलिक बॉब और अ सिंपल बॉब इज कॉल्ड आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ को यहाँ पे हमने एल से डिनोट किया हुआ है और आर्क लेंथ आपके पास एस है और डिस्टेंस आपका जो कवर हो रहा है वो बेसिकली आपके पास क्या है, एक्स है। तो आर्क लेंथ को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जी आर्क लेंथ बेसिकली आपके पास होता क्या है। तो इसको आप यूँ समझ लें कि जैसे फर्स्ट करें कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, एंड आप यूँ सपोज कर लें कि ये आपके पास सर्कल की मेन पोजीशन ओ है या इसका सेंटर पॉइंट ओ आपके पास है और सेंटर पॉइंट से लेके इसकी सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस आपके पास है वो बेसिकली आर होता है जिसको हम रेडियस का नाम देते हैं। तो फर्ज करें कि यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे अटैच है और इनिशियली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, पॉइंट P1 पे है। अंडर द सर्टेन फोर्स आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट P1 से मूव कर कहाँ पे आ जाए, पॉइंट P2 पर आ जाए। या आप यूँ कह लें
कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उतना डिस्टेंस कवर कर ले इस सर्कुलर पाथ के ऊपर जितना उसका रेडियस है। अब लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि आपका यहाँ पे इसका जो रेडियस आपके पास है वो है जी 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो आपका जो पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर या सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना उसका रेडियस है। अब यहाँ पर इसका रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस का ही वो डिस्टेंस कवर करता है ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट। जितना रेडियस उतना ही वो सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर या सर्कुलर पाथ के ऊपर उतना ही वो डिस्टेंस कवर कर ले। तो अब इसने जो डिस्टेंस ये कवर किया है इसको हम नाम देंगे आर्क लेंथ का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आर्क लेंथ का नाम देंगे। दोबारा सुन लें कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका अपने सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। आप यूँ कह लें कि उसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर है और वो आपको ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए वो इतना ही डिस्टेंस कवर कर ले जितना उसका रेडियस है। तो फिर उस यहाँ पे जो एंगल जो सस्पेंड कर रहा होगा आपके पास उसको हम क्या नाम देंगे? आर्क लेंथ का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आर्क लेंथ का नाम देंगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इस मेटालिक बॉब के ऊपर या सिंपल बॉब के ऊपर। तो वो आपके पास कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? नंबर 1 आपके पास वो जो फैक्टर होगा डैट इज़ वेट ऑफ द मेटालिक बॉब। वेट ऑफ द बॉब। और नंबर 2 पे हमारा जो फैक्टर यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा दिस इज़ द टेंशन एक्टिंग along द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये दो वो फैक्टर हैं जो कि हमारे जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस की बात करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में यहाँ पर हम फोर्स को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे जो कि आपके पास क्या होगा? नंबर 1 कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा एंड नंबर 2 कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा आपके पास हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास जो mg cos थीटा होगा दिस इज द रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट। और यहाँ पर आपके पास जो mg sin थीटा होगा that is the tangential component। tangential component। तो यहाँ पर फोर्स को हमने उसके दो जो है ना वो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। एक आपके पास रेडियल कंपोनेंट है विच इज़ mg cos ऑफ थीटा एंड नंबर 2 इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज़ mg sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो रेडियल कंपोनेंट है और जो टेंशन टी है ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जितना आपके पास यहाँ पे टेंशन टी इन द स्ट्रिंग होगा उतना ही आपके पास यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा। तो डैट मीन फिर यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg cos ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास कुछ रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी जब आपका जो ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पर होगा। ठीक है जी। और उसके जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो डैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो जो एफ आपके पास हो जाएगा डैट इज़ mg sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ये आपके पास फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई अगर आपका जो साइन थीटा है डैट इज़ अप्रोचिव टू थीटा, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल एंगल की हम यहाँ पे बात करें तो साइन थीटा आपके पास थीटा को अप्रोच करेगा। तो फिर फोर्स आपके पास क्या बन जाएगी? माइनस mg थीटा यहाँ पर आपके पास फोर्स बन जाएगी। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लें बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपके पास क्या होता है जी? F इज इक्वल्स टू ma। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा देंगे 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ma डैट इज़ इक्वल्स टू माइनस mg थीटा। तो मैथ आपको जो है वो मैथ के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वी ओनली गेट a इज इक्वल्स टू माइनस g ऑफ थीटा।
अब यहाँ पर आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में कि आपके पास जो एस इज इक्वल टू क्या होता है जी, आर थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो आर है वो उसकी जगह पर हम एल पुट कर देंगे, तो हमारे केस में आपके पास आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। डैट मीन एस इज इक्वल्स टू एल थीटा। और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो डैट विल बिकम्स एस ओवर एल। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो थीटा की हमने वैल्यू निकाली है इसको हम इस इक्वेशन में, इसका भी इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ए आपके पास आ जाएगा माइनस जी इंटू एस ओवर एल आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो एस है डिस्टेंस डैट इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ जाएगा। सो वी हैव ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स ओवर एल। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी। ओके जी, तो अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, जो कि आपके पास है ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ए आपके पास आ जाएगा माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अब एक्सेलरेशन आपके पास होता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाएगी। तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से भी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा। और अगर हम इस कॉम्पोनेंट को हम इस तरफ उठा के ले जाएं तो आपके पास इसकी जो इक्वेशन बनेगी डैट इज़ डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस जी बाई एल इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये है जी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली है फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और अगर हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें तो इसका जो सोल्यूशन आपके पास होगा डैट इज़ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।